हेलो फ्रेंड्स। आज हम कंक्रीट के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग अपनी थ्योरी का आज स्टडी करेंगे। थ्योरी सबसे पहले कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट एक मिक्सचर होता है। कंक्रीट किस किस का मिक्सचर होता है। कंक्रीट एक मिक्सचर होता है सीमेंट। कंक्रीट किसका मिक्सचर होता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं और इसके जब मिक्सचर बन जाता है उसको बोलते हैं अपन कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, अपन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे एडमिक्सचर हो गया। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। एडमिक्सचर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, एक्सिलरेट कर देते हैं। यहाँ पे कंक्रीट के केस में क्या करते हैं, वो जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है, क्या होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन, उसको क्या कर देता है, वो इंक्रीज़ कर देता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन को क्या कर देता है, वो इंक्रीज़ कर देता है। इसके कारण क्या होता है, जो सेटिंग पीरियड होता है कंक्रीट का वो डिक्रीज़ हो जाता है। देखो गाइस, इसमें क्या है, कंफ्यूज मत होना। एक तो ये बोलता है कि सेटिंग टाइम डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो भी वो किसका काम होता है, एक्सीलरेटर्स का काम होता है। ठीक है, और अगर वो बोले कि इनिशियल सेट टाइम क्या हो गया है, इनिशियल सेट टाइम क्या होगा, क्या होता है इनिशियल सेट टाइम। इनिशियल सेट टाइम कंक्रीट का वो होता है जो इनिशियली कंक्रीट सेट होने में लगाता है। ठीक है, अब इनिशियल सेट टाइम डिक्रीज़ हो जाए या फिर कंक्रीट का सेटिंग टाइम डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो उनका काम कौन करता है, एक्सीलरेटर्स करते हैं। ठीक है, अब कॉमन एक्सीलरेटर्स कौन कौन से होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, इसके एग्जांपल हैं अपने पास कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अपने पास कॉमन एक्सीलरेटर्स हैं। ठीक है, और अगर यहीं पे रिटार्डर्स की बात करें, रिटार्डर्स कौन से होते हैं, जो इसका अपोजिट हो जाएगा, जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, स्लो कर देता है। स्लो कर देता है यानी सेटिंग टाइम क्या हो जाता है उसका, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, बताओ बताओ क्या होगा सेटिंग टाइम, सोचो, इंक्रीज़ होना चाहिए या फिर डिक्रीज़ होना चाहिए सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम क्या करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज़, है ना, चलो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सेटिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया यानी कंक्रीट को सेट होने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा रिटार्डर्स की वजह से। तो यहाँ पे कॉमन जनरली यूज रिटार्डर कौन सा होता है, जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम, जीवा के जैसी जिप्सम। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास एडमिक्सचर और रिटार्डर्स की बात। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फर्दर दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक अपने पास है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होता है, वर्केबिलिटी कैन बी डिफाइन एज द ईज विथ विच कंक्रीट कैन बी कॉम्पैक्टेड एंड ईज ऑफ कॉम्पैक्शन डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ पेस्ट। मतलब क्या होता है, कंक्रीट को अपन को कॉम्पैक्ट करना है तो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से वो क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे अपन, वर्केबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है वर्केबिलिटी, ये अपने पास है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ वर्केबिलिटी। ठीक है, अब देखो पहला फैक्टर कौन सा हो गया, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब एज वाटर कंटेंट इंक्रीजेस फ्लूडिटी ऑफ द मिक्स इंक्रीजेस एंड वर्केबिलिटी इंक्रीजेस। मतलब वाटर कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्लूडिटी आ जाएगी इसके कंक्रीट के अंदर, उसके कारण क्या होगा, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा है अपने पास एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। ठीक है, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इसका, मतलब हायर द रेशियो। अब रेशियो हायर कैसा होगा, ये एग्रीगेट को कांस्टेंट रखो, सीमेंट को डिक्रीज कर दो। जैसे जैसे सीमेंट डिक्रीज हो गया नहीं कम, अपने पास सीमेंट का पेस्ट क्या होगा, कम बचेगा। किसी एक एग्रीगेट को फुली कोट करने के लिए अपने पास सीमेंट का कंटेंट कम हो गया, सीमेंट का कंटेंट कम हो गया यानी क्या बन गया, उसको बोलते हैं लीनर कंक्रीट बोलते हैं उसको। अगर सीमेंट कंटेंट अगर अपने पास कम है अवेलेबल तो उसको बोलेंगे लीनर कंक्रीट। ठीक है, लोअर द वर्केबिलिटी, ठीक, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी भी लोअर हो जाएगी। देखो लीन कंक्रीट मीन्स कंक्रीट हैव लेस पेस्ट अवेलेबल फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीगेट सीमेंट का रिलेशनशिप। फिर आता है एग्रीगेट साइज का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब जैसे अपन ने क्या देखा, पिछले वाले में एग्रीगेट सीमेंट का रेशियो देखा था, यहाँ पर क्या था, सीमेंट पेस्ट अपने पास कम पड़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीगेट साइज है, अगर एग्रीगेट साइज से कैसे अफेक्ट करेगी वर्केबिलिटी, देखो हायर द एग्रीगेट साइज हायर द वर्केबिलिटी। ठीक है, अब देखो अपने पता है जैसे जितना बड़ा एग्रीगेट का साइज होगा उतना ही सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, और जितने जितने छोटे छोटे एग्रीगेट होंगे उतना सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यही अगर सेम सीमेंट कंटेंट रखें तो इसको ज़्यादा सीमेंट कंटेंट लगेगा, इसको कम लगेगा, यानी इसके पास अब एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इसका ज़्यादा सीमेंट अवेलेबल है इन फाइनर के उसमें कंपैरिजन में। तो वर्केबल जो ज़्यादा कौन सा हो गया, ये बिगर साइज वाला, हायर द एग्रीगेट साइज हायर द वर्केबिलिटी। बिग साइज एग्रीगेट सरफेस एरिया टू बी वेटेड इज लेस। ठीक है, अब अपने बिग साइज एग्रीगेट के लिए सरफेस वेट करने के लिए अपने पास क्या पेस्ट का क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेटिंग द सरफेस विल बी लेस। ठीक है,
यानी एग्रीगेट साइज से क्या हो गया वर्केबिलिटी, डायरेक्ट है रिलेशनशिप। अब देखो शेप ऑफ द एग्रीगेट, शेप ऑफ द एग्रीगेट देखो शेप एक तो होता है स्क्वायर भी होते हैं, एनुलर्स भी होते हैं, एनुलर भी होते हैं, फ्लैकी भी होते हैं। फ्लैकी कौन से होते हैं, क्ले टाइप पार्टिकल्स, फ्लैकी क्ले टाइप पार्टिकल्स को बोलते हैं फ्लैकी, ठीक है। एंगुलर एंड फ्लैकी एग्रीगेट्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। अब इन पे क्या है, लार्ज सरफेस एरिया लगेगा अपने को, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें स्पेरिकल की, स्पेरिकल में कम सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, स्पेरिकल में एक तो सरफेस एरिया भी कम है और राउंड है, यानी वो स्मूथ भी है और ये एंगुलर भी है, ठीक है। ये इन कंपैरिजन ये एंगुलर है, ठीक है, ये वाले एंगुलर और ये सर्कुलर, ठीक है। अब देखो स्पेरिकल पार्टिकल्स है, ठीक है। राउंडेड क्यूबिकल शेप एग्रीगेट है, लेस सरफेस एरिया, सो लेस अमाउंट ऑफ पेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। सो दे आर मोर वर्केबल, ठीक है। अब आ गया अपन नेक्स्ट पॉइंट अपने पास सरफेस टेक्सचर। अब सरफेस टेक्सचर से कैसे समझ रहे हो, सरफेस टेक्सचर कैसा हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, रफ हो सकता है, ठीक है। अगर वो स्मूथ है तो क्या हो गया, ज़्यादा वर्केबल है, रफ है तो लेस वर्केबल है, ठीक है। अब ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट से मतलब क्या समझते हो, एग्रीगेट का ग्रेडिंग मतलब उसमें कैसे कैसे पार्टिकल के साइजेस हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मीडियम साइज हैं या फिर कैसे हैं, ठीक है। अब ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स आर मोर वर्केबल। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट मतलब क्या हो गया, मतलब उसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल अवेलेबल, अलग अलग साइज के पार्टिकल अवेलेबल है तो उसके अंदर वॉइड रेशियो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, यानी सीमेंट पेस्ट क्या लगेगा अपने पास, कम। और वहीं अगर यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल है, एक ही साइज के पार्टिकल में वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी अपने पास सीमेंट पेस्ट होने के लिए ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो लेस वर्केबल हो गया, ठीक है। जैसे ये वर्केबिलिटी हो गया। अब देखो एडमिक्सचर अपन ने अभी इससे पहले ही पढ़ा है, प्लास्टिसाइजर्स इंक्रीजेस द वर्केबिलिटी। एडमिक्सचर्स में जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने का काम आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टेबल है अपने पास, वर्केबिलिटी वैल्यूज ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्लेसिंग कंडीशंस, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्लम्प कितना होना चाहिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए, वीबी टाइम कितना होना, वीबी टाइम एक इंस्ट्रूमेंट है इसलिए मेजर करने के लिए काम आता है, वर्केबिलिटी काम है। और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट पे क्या, वर्केबिलिटी मेजर करने का काम आता है, ठीक है। और उनके यूजेस, ये टेबल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग एग्जाम में इसमें से किसी भी एक पॉइंट को दे देंगे, जैसे मास कंक्रीटिंग के लिए वीबी टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए, स्लम्प कितना होना चाहिए, ठीक है, और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये टेबल क्या बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार याद कर लेना, ठीक है, इस टेबल को, या फिर इसको याद तो करनी है क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो कंपलसरीली आता ही आता है, ठीक है। अब देखो जैसे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, इसमें 5 तरीके से होती है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, एक तो एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम और हाई, ठीक है। अब देखो एक्सट्रीमली लो में क्या होता है, मॉइस्ट अर्थ होता है, स्लम्प कितना होता है, 0। एक्सट्रीमली लो में कितना स्लम्प हो गया, 0 स्लम्प हो गया। कॉम्पैक्शन फैक्टर देखो 0.65 से 0.7 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कहाँ तक जाता है, 1 तक जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, ठीक है, 1 से ज़्यादा कभी होती नहीं है, ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की, ठीक है। और वी बी टाइम क्या होता है, जितना ज़्यादा टाइम होगा वो उतना कम वर्केबल होगा, और जितना कम टाइम लेगा वो उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा टाइम लेगा वो उतना कम वर्केबल होगा, और जितना कम टाइम लेगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वर्केबल होगा, ठीक है। अब देखो इसमें से क्वेश्चन पूछता है इसके यूजेस कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे प्री कास्ट पेविंग स्लैब्स हो गए, प्री कास्ट पेविंग स्लैब्स, उसकी वर्केबिलिटी पूछ ली तो क्या होगी, उसकी एक्सट्रीमली लो होगी। कॉम्पैक्शन फैक्टर पूछ लिया 0.6 से 0.7, और वीबी टाइम कितना, ग्रेटर देन 20 सेकंड्स, ठीक है। वीबी टाइम क्या होता है, एक मोल्ड होता है, मोल्ड के ऊपर क्या करते हैं अपन, एक मोल्ड ले लिया, मान लो अपने पास एक मोल्ड है, मोल्ड के ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं, ठीक है, एक मोल्ड होता है उसके प्लेट लगा देते हैं, फिर उसको वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट होने तो फ्लैट हो जाता है, तो इसमें कितना टाइम लगता है उसको फ्लैट होने में, वो क्या होता है, वीबी टाइम होता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब अपने पास आता है वेरी लो के लिए वेरी ड्राई कंसिस्टेंसी 0 से 25 mm क्या होता है, स्लम्प होता है, 0.7 से 0.8 का कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है, 12 से 20 सेकंड क्या होता है इसका वीबी टाइम होता है। और ये किस काम में आता है, रोड्स के काम में, रोड्स कंस्ट्रक्शन से काम में आता है, ठीक है। अब लो वर्केबिलिटी के लिए ड्राई कंसिस्टेंसी होता है, उसके लिए क्या होगा, स्लम्प कितना होगा, 25 से 50 क्या होता है, ये mm होता है, ठीक है, mm होता है, इसकी यूनिट किस में होती है, mm में होती है, ठीक है। अब जैसे मीडियम हो गया, मीडियम के प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होती है 50 to 100, इसकी वो हो गई स्लम्प, ठीक है। 0.85 से 0.95 इसका कॉम्पैक्शन फैक्टर हो गया, 3 से 6 इसका वीबी टाइप हो गया, ठीक है। अब मेन क्या है, ये मास कंक्रीटिंग में, जैसे मास कंक्रीटिंग के लिए पूछ लिया, मास कंक्रीटिंग लाइट रिइंफोर्स सेक्शन, मास कंक्रीटिंग और एक लाइट रिइंफोर्समेंट सेक्शन, इसके लिए कौन सी वर्केबिलिटी होगी, यानी लो, ठीक है। ऐसे याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेता है वो डायरेक्ट, ठीक है। मेनली अगर अपन को अगर याद करना है तो ये वाला याद करना है, इसमें कौन सा याद करना है, ये वाला याद करना है अगर देखा जाए तो।
कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला मीडियम और प्लास्टिक कंसिस्टेंसी वाला, और 50 to 100 mm इसकी स्लम्प हो, 0.85 से 0.95 इसका क्या है कॉम्पैक्शन फैक्टर, 3 से 6 सेकंड, ठीक है। ये क्या बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसके 5 से 6 क्वेश्चन है इसके प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इसी टॉपिक इसी पॉइंट के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे काम में आता है, रेनफोर्स सेक्शन के अंदर काम में आता है, रेनफोर्स सेक्शन में काम में आता है, ठीक है। और फिर हाई होता है, ये सेमी फ्लूइड होता है 100 से 175, ठीक है, इसकी वो होती है, क्या होती है 100 से 175 mm इसका स्लम्प होता है, 0.95 से 1 इसका क्या हो गया कॉम्पैक्शन फैक्टर, और 0 से 3 सेकंड इसका क्या हो गया वीबी टाइम हो गया। ये कहाँ पे काम आता है, आरसीसी सेक्शन विद कंजस्टेड रेनफोर्समेंट, ठीक है, जहाँ पे अपन उसको वाइब्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो क्या हो गया एक वर्केबिलिटी का चार्ट हो गया, डिफरेंट प्लेसेस पे कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होता है। अब अपने पास आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ ए कंक्रीट, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या, सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। जैसे कंक्रीट में क्या क्या आता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ठीक है, और इनका जब सेपरेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सेग्रीगेशन, ठीक है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो, अब ये 3 तरीके का होता है, इट इज़ ऑफ 3 टाइप, कोर्स एग्रीगेट, सेपरेटिंग आउट एंड सेटिंग डाउन, ठीक है। जो कोर्स एग्रीगेट होता है, जो एग्रीगेट होता है वो सेपरेट होकर के क्या हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। पेस्ट सेपरेटिंग अवे फ्रॉम कोर्स एग्रीगेट, जब पेस्ट कोर्स एग्रीगेट से अलग सेपरेट हो जाए, ठीक है। वाटर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, ये तो क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गया। अगर वाटर सेपरेट हो जाता है, ठीक है, वाटर अगर मटेरियल से सेपरेट हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर इट इज सीन इन बैडली प्रोपोर्शनल मिक्स और वैन कंक्रीट इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ ग्रेटर देन 1.5 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे किस हाइट से ऊपर अगर कंक्रीट को ड्रॉप करेंगे ऊपर ताकि वो सेग्रीगेट हो जाए, तो कितनी हाइट होगी 1.5 मीटर, ठीक है, इज प्रोन टू सेग्रीगेशन, ठीक है। अब देखो ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग इट इज़ अ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट कम आउट टू द सर्फेस ऑफ द कंक्रीट बिकॉज ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण जो वाटर होता है वो कंक्रीट में से क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग बोलेंगे, ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इट इज सीन इन हाईली वेट कंक्रीट, ठीक है, और इसको कहाँ पर देखते हैं अपन, हाईली वेट कंक्रीट में और बैडली प्रोपोर्शनल मिक्स में, ठीक है। व्हेन वाटर कम्स आउट विद सीमेंट पेस्ट, जब वाटर सीमेंट पेस्ट के साथ बाहर आए तो उसको क्या बोलेंगे, लाइटेंस, ठीक है, लाइटेंस बोलेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे एक्सपोजर कंडीशन होता है, जैसे माइल्ड के लिए हो गया, मॉडरेट के लिए हो गया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, ठीक है। तो और ये डिस्क्रिप्शन है इसका, और मिनिमम ग्रेड कितना लगेगा इसके लिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा और मैक्सिमम फ्री वाटर टू सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये इस टेबल पे से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये वाली टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन हो गया, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में कहाँ पर होता है, ये कहाँ पे होती है, एक तो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर एग्रेसिव कंडीशन, ठीक है, लोकेटेड इन कोस्टल एरिया, ठीक है। इसके लिए ग्रेड कितना होगा, M20 सीमेंट कंटेंट 300 और 0.55%, सॉरी 0.55 क्या होगा, वाटर टू सीमेंट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये माइल्ड कंडीशन के लिए। ऐसे मॉडरेट के लिए होगा, मॉडरेट को कहाँ पे होता है, मॉडरेट इज शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग, ठीक है, सीवियर रेन और फ्रीजिंग, ठीक है, कंटिन्यूसली अंडर वाटर, कॉन्टैक्ट विद बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल और ग्राउंड, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, एक और ये क्या होता है, कोस्टल एरिया में होता है, ठीक है। ये ऐसे इसके जो इंपॉर्टेंट ये जो गिवन है इस टेबल में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मॉडरेट के लिए कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ होता है, कितना ही सीमेंट यूज़ होता है, ठीक है, और कितना उसका वाटर सीमेंट रेशियो होता है, ठीक है। ऐसे अपने पास किस लिए आ गया, सीवियर के लिए आ गया, और फिर वेरी सीवियर के लिए आ गया, और एक्सट्रीम के लिए आ गया। अब इसको देखो याद करना है ना, तो डायरेक्ट ऐसे याद करो, कैसे याद करना है इसको, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ठीक है, ये याद हो गया, ठीक है। ये याद होने के बाद फिर इसके ग्रेड याद करो। जैसे ग्रेड कहाँ से स्टार्ट होता है, 20, 25, 30, 35 और लास्ट में 40, ठीक है। अब सीमेंट कंटेंट 300, 320 और 340 और 360, ठीक है। और फिर ये देखो 0.55, 0.5, 0.45, 0.45, 0.4, ठीक है, ऐसे याद करो, ठीक है। और मेनली इसका सीवियर वाला पार्ट जो है ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सीवियर वाला पार्ट पूछा जाता है। ये जो सीवियर वाला पार्ट है ये वाला पूछा जाता है। जैसे एक्सपोज टू सीवियर रेन, इसमें क्या है कंडीशन, एक्सपोज टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ओकेजनल फ्रीजिंग, ठीक है। ऐसे इमर्स्ड इन सी वाटर, एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके लिए ग्रेड क्या होगा, ग्रेड बोलते हैं तो M30, ठीक है। सीमेंट कंटेंट M320 और वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.45, ठीक है। ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो अपन को याद होनी चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। अब फिर अपने पास आता है पॉइजंस रेशियो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रैंड टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड। लेटरल स्ट्रैंड टू रेशियो क्या, किसका रेशियो होता है पॉइजंस रेशियो, लेटरल स्ट्रैंड
टू लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा इसके पॉइजन रेशियो की वैल्यू के ऊपर, जैसे कॉन्क्रीट से पूछा था कॉन्क्रीट का पॉइजन रेशियो कितना होता है, 0.1 से 0.2 होता है, ठीक है, 0.1 से 0.2 होता है, इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पूरी टेबल, ठीक है। देखो पॉइजन रेशियो की वैल्यू भी देखो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, क्वेश्चन पूछा गया सोम के अंदर, सोम के अंदर खूब बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कहाँ से कहाँ तक 0 से 0.5 के बीच में लाई करती है। 0 किसकी होती है, कॉर्क की होती है, ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक रबर की कितनी होती है, 0.5, ठीक है, पूछ लिया 0.5 किसकी होती है, परफेक्टली इलास्टिक रबर की वैल्यू कितनी होती है, 0.5, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये भी अपन को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कंक्रीट के लिए कितना पॉइजन रेशियो है, 0.1 से 0.2, ठीक है। अब आता है अपने पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। मेनली तो इसका ये जो M20 वाला पार्ट है, ये वाला पूछा जाता है, M20 वाला, ठीक है। तो M5 के लिए देखो ये कैसे याद रखना है, जैसे M5 ग्रेड है, यहाँ पे M तो क्या हो गया, ग्रेड हो गया, और 5 क्या हो गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई, किसमें, न्यूटन पर mm² में, ठीक है, न्यूटन पर mm² में उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। देखो अब देखो इसको याद कैसे करना है, M5 है, तो ये स्टार्टिंग वाला जो सीमेंट कंटेंट है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट होता है, सीमेंट कंटेंट सब में कितना होगा, 1, ठीक है, और इसको जैसे 5 है सैंड, तो इसको 5 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये याद कैसे करना है वो बता रहा हूँ, पूरे टेबल, ये 5 ले लिया, 5 हो गया, ठीक है। अब 5 का, और ये लास्ट वाला जो होता है वो सेंटर का जस्ट डबल होता है, जैसे 5 है तो 10 हो गया, 4 है तो 8 हो गया, 3 है तो 6 हो गया, 2 है तो 4 हो गया, 1.5 है तो 3 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखो 5 था तो 5 10 हो गया, ठीक है। अब सिर्फ अपन को सेंटर वाला याद करना है। देखो अब सेंटर वाला भी याद कैसे करना है, जो 5 है तो इसकी अगली वैल्यू इसके छोटी होगी, ठीक है, जैसे 5 है तो 5 के बाद 4 आ गई, तो 4 का जस्ट डबल कितना होगा, 8 हो गया, ये 7.5 किलो गया, फिर 4 के बाद 3 2 1.5 और 1, ये भी देखो एक एक का डिक्रीज है, तो ये भी आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, 3 2 1.5 और 1। अब मेन क्या रह गया, ये अपन को ग्रेड याद रखना है बस, कि कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता, जैसे 5 का डिफरेंस होता है मेनली, पर बीच में ये 7.5 की, सॉरी, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। अब मेनली इसमें से अपने पास पूछा जाता है M20 का याद रख लो, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। M20 का कितना होता है, 1:1.5:3, ठीक है, ठीक है, ये इसके ग्रेड्स हो गए, ठीक। अब अपने पास जो IS 456 है, ठीक है, 1978, इसने क्या करता, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज टू बी यूज्ड इन RCC, इसने कितनी दी थी, M15 थी, ठीक है। और अब जो रिवीजन के बाद IS कोड आया है, IS 456 2000, इसने इसकी ग्रेड कर दी है मिनिमम 20, M20, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है, M20 कर दिया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो अपने पास प्री का स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो तरीके के कर सकते हैं, एक तो कैसे होता है, प्री टेंशनिंग, जो कास्टिंग से पहले करते हैं, प्री टेंशनिंग, और ये पोस्ट टेंशनिंग, मतलब टेंशनिंग कब करते हैं, कास्टिंग हो जाए उसके बाद। तो इनके लिए ग्रेड कितना होता है, प्री टेंशनिंग के लिए कितना ग्रेड है, M40, और इसके लिए कितना हो गया, पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30, ठीक है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, एक कंक्रीट में एक इम्पॉर्टेंट लॉ है एक एब्राहम्स लॉ। ये लॉ किसके लिए है, ये कंक्रीट के लिए है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल कंक्रीट, जो भी स्ट्रेंथ होती है वर्केबल कंक्रीट की, वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ वाटर टू सीमेंट रेशियो पे। जितना कम होगा ये वाटर टू सीमेंट रेशियो, उतना ही क्या कंक्रीट क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट से अपन समझते क्या है, सॉरी श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट से समझते क्या है, वॉल्यूम चेंज इन कंक्रीट, मतलब श्रिंकेज का मतलब क्या हो गया, मतलब वॉल्यूम का चेंज होना, किसमें, कंक्रीट में, वॉल्यूम का चेंज होना कंक्रीट में। ये कैसे होता है कंक्रीट के अंदर, ये एक तरीके से कैसे हो सकता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर एट डिफरेंट स्टेजेस ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर होता है उसका लॉस होने की वजह से जो वॉल्यूम में चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, श्रिंकेज बोलेंगे। अब श्रिंकेज मेनली क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इसको क्या बोल दिया अपन ने, श्रिंकेज बोल दिया।
ठीक है। अब श्रिंकेज कितने तरीके का होता है, एक तो प्लास्टिक श्रिंकेज, एक ड्राइंग श्रिंकेज और एक थर्मल श्रिंकेज और एक कार्बोनेशन श्रिंकेज। ठीक है। अब प्लास्टिक श्रिंकेज कैसे होता है, प्लास्टिक श्रिंकेज से अपन समझ रहे हो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या होगा, वाटर होगा। अब इस वाटर का इवेपोरेशन हो जाए, ठीक है, इस पे से सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, तो बोलेंगे क्या उसको, प्लास्टिक श्रिंकेज। अब ड्राइंग श्रिंकेज क्या होता है, अपन को पता है कि जो कंक्रीट के अंदर क्या होता है, जेल पोर्स होता है, उन जेल पोर्स में भी वाटर होता है। ठीक है। अगर वो जेल पोर्स का वाटर अगर इवेपोरेट हो जाए तो उसको बोलेंगे ड्राइंग श्रिंकेज। ठीक है। अब अपने पास आ जाता है थर्मल श्रिंकेज। थर्मल श्रिंकेज नाम से समझ रहे हो कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण होता होगा। ठीक है। तो सीजनल और डेली टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो इवेपोरेशन होता है और जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, कंक्रीट के अंदर, उसको बोलेंगे थर्मल श्रिंकेज। ठीक है। अब अपने पास आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट, कार्बोनेशन श्रिंकेज। अब ये पता है, इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है कि अपने पास कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसका कार्बोनेशन हो रहा होगा। ठीक है। तो इसमें होता क्या है मेनली, कार्बोनेशन श्रिंकेज में होता है, जैसे अपने पास CO2 है। ठीक है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है। और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब ये जो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये क्या होता है, खुद अपने आप में क्या होता है, लेस इन वॉल्यूम होता है। ठीक है। अगर ये वॉल्यूम में लेस है और ये अपने पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये रिएक्ट कर किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है। ठीक है। उसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये खुद एक वॉल्यूम इसका क्या होता है, कम होता है। इसके कारण क्या होगा, जो श्रिंकेज होगा उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेशन श्रिंकेज। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कंक्रीट में क्वेरिंग क्यों करते हैं कंक्रीट में। देखो, जो सीमेंट कंक्रीट होता है, जो हार्डन सीमेंट कंक्रीट होता है, वो क्या होता है, इन्वायरमेंट में डायरेक्ट एक्सपोजर्ड भी होता है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट में एक्सपोजर करने इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होने के कारण क्या होगा, जो कंक्रीट का हार्डन कंक्रीट के अंदर जो वाटर है अवेलेबल, वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इसके कारण क्या होगा, कंक्रीट में पानी का लॉस होगा। तो इसको अकाउंट में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वाटर करते हैं, किस पे, हार्डन कंक्रीट पे। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्यूरिंग बोलेंगे। ठीक है। क्यूरिंग क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन हार्डन कंक्रीट टू अकाउंट फॉर द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है। इवेपोरेशन की वजह से जो पानी का लॉस हो रहा है कंक्रीट में, उसको नलीफाई करने के लिए, मतलब बराबर करने के लिए, मतलब पानी की कमी को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्यूरिंग क्या हो सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग क्या होता है, मतलब अपन क्यूरिंग क्यों करते हैं, क्यूरिंग करते हैं यहाँ पर, एक तो उसके जो पोर्स होते हैं कंक्रीट का, उसको सैचुरेट रखने के लिए। ठीक है। टू इंश्योर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है। टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है। अगर प्रॉपर क्यूरिंग होगी तो इम्परमेबिलिटी होगी कंक्रीट की। ठीक है। और टू रिड्यूस द श्रिंकेज, और पानी अगर प्रॉपर अवेलेबल है तो श्रिंकेज भी क्या होगा, उसमें कम होगा। और क्या करता है, वियर एंड वेदरिंग रेजिस्टेंस होता है। अगर प्रॉपर्ली क्योर्ड अगर कंक्रीट है अपने पास, तो क्या होगा, वो वियर एंड वेदर रेजिस्टेंट होगा। ठीक है। और क्या होगा उसके अंदर, और भी जो फर्दर क्वालिटीज़ होती है कंक्रीट के अंदर, वो इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है। किसके कारण, क्यूरिंग के कारण। ठीक है। ये अपने पास हो गया क्यूरिंग क्यों करते हैं, जो इवेपोरेशन के कारण लॉस हो जाता है पानी का कंक्रीट के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए अपन उसके अंदर अपन क्या करते हैं, वाटर का एप्लीकेशन करते हैं हार्डर सरफेस ऑफ कंक्रीट पे, तो उसको बोलते हैं क्यूरिंग। ठीक है। अब क्यूरिंग के बाद अपने पास क्या होगा, एयर इंट्रेनमेंट आपने पढ़ा होगा। एयर का अपन एयर क्यों डालते हैं कंक्रीट के अंदर, एंटरमेंट क्यों करता है, एयर को एंट्रेनमेंट क्यों करता है कंक्रीट के अंदर। ठीक है। एयर एंट्रेनमेंट। ठीक है। एंट्रेनमेंट, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एयर को क्या करते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ नॉन कोलैप्सेबल एयर बबल्स होते हैं, क्योंकि कोई कोलैप्स नहीं होते हैं उन एयर बबल्स को अपन क्या करते हैं, इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब इसमें एम्बेडेड करेंगे तो इसमें कंक्रीट के अंदर डालते हैं। ठीक है। वो क्या करता है, एक फ्लेक्सिबल बॉल बेरिंग की तरह वर्क करते हैं, और क्या करते थे, कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को वो हेल्पफुल होते हैं इंक्रीज़ करने में, जैसे क्या क्या इंक्रीज़ कर देते हैं, वर्केबिलिटी इंक्रीज़ कर देते हैं। एयर एंट्रेनमेंट के कारण क्या हो जाती है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। और क्या बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, THAWING, थ्रोइंग। ठीक है। और क्या होता है, और क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी इंप्रूव जाती है, मतलब कंक्रीट क्या करता है, कम सेग्रीगेट करता है, कम ही ब्लीड करता है। ठीक है। और रेजिस्टेंस टू इंक्रीज क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। ये क्या होगा, एयर एंट्रेनमेंट के कारण क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज अपन इंक्रीज हो जाती है। इसमें फर्दर एक नोट भी है जो कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एयर एंट्रेनमेंट के कारण क्या हो जाता है, इसकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, एयर एंट्रेनमेंट के कारण क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस स्ट्रेंथ। ठीक है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। ठीक है।
अपने पास कुछ एयर एनट्रेंटमेंट एजेंट्स भी होते हैं जिनके एग्जांपल हैं अपने पास। एक तो हो गया एल्कली सॉल्ट, ठीक है। एक हो गया वुड रेजिन, एक हो गया अपने पास वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, और लास्ट हो गया अपने पास एल्यूमिनियम पाउडर। इन सब की मदद से अपन क्या कर देते हैं, एयर एंट्रेनमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कंक्रीट के अंदर। और एयर एंट्रेनमेंट क्यों करते हैं अपन, उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंक्रीट को, उनको मॉडिफाई करने के लिए। जबकि इसमें स्ट्रेंथ क्या हो जाती है कंक्रीट की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास क्रीप। क्रीप क्या होता है, क्रीप इज़ अ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर अ कांस्टेंट लोड, ठीक है। ये क्या होता है क्रीप, एक कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है किसका, कंक्रीट का, ठीक है। किसके कारण, एक कांस्टेंट लोड के कारण होता है, ठीक है। रेट ऑफ क्रीप क्या करती है, डिक्रीजेस विद टाइम, रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेस विद टाइम। जैसे आज इसमें देखा होगा कि क्रीप का जो फैक्टर होता है वो इनिशियल एज मतलब इनिशियल एज में ज़्यादा क्रीप होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है क्रीप की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। इन जनरल क्रीप इंक्रीजेस विद, ठीक है, सीमेंट कंटेंट इज हाई। अगर सीमेंट कंटेंट हाई होगा कंक्रीट में, उसके कारण क्या होगा, कंक्रीट श्रिंक कर जाएगा, इसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में जो वॉल में एक स्ट्रक्चर में अगर क्रैक देख के होंगे जॉइंट्स के आसपास, तो वो क्रीप के लोडिंग के कारण उसको क्रीप बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। सीमेंट कंटेंट इज हाई, जब सीमेंट कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। वाटर टू सीमेंट रेशियो इज हाई, वाटर टू सीमेंट रेशियो हाई है यानी सीमेंट कंटेंट कम है और पानी का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। और वो एक सर्टेन टाइम के बाद इवेपोरेट हो जाएगा, उसके कारण क्रैश डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, क्रीप हो गया, ठीक है। एग्रीगेट कंटेंट इज लो, अगर एग्रीगेट कंटेंट लो है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी किसी, एग्रीगेट कंटेंट लो है तो, ठीक है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और एयर एंटरटेनमेंट इज, अगर एयर एंटरटेनमेंट ज़्यादा है उसके कारण भी स्ट्रेंथ तो रिड्यूस होती है, क्रीप भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, ठीक है, टेम्परेचर इज हाई, ये इसके क्या है, इनके कारण क्या कर जाती है, क्रीप इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और जैसे लोडिंग अगर सर्टेन अर्ली एज, ठीक है, ये मैंने बताया था कि अर्ली एज में जो लोडिंग हो जाती है उसके कारण भी क्या होता है, क्रीप डेवलप होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसी लोडिंग को अगर अपन सस्टेन करके रखते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसके कारण भी क्रीप डेवलप होती है, ठीक है। और जब अगर साइज और थिकनेस अपने पास मेंबर का अगर छोटा है, स्मॉल है, तो उसके कारण भी क्रीप क्या हो जाती है, डेवलप कर जाती है, ठीक है। अब आ जाता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक और एब्रेशन और द प्रोसेस ऑफ डिटोरेशन, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी क्या बताई मैंने, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, एब्रेशन और एनी अदर प्रोसेस ऑफ डिटोरेशन, ठीक है। कोई भी और दूसरा प्रोसेस और इसके कारण क्या हो रहा हो, कंक्रीट का डिटोरेशन हो, मतलब उसका वेस्ट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ, उसको रजिस्ट करें, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे अपन, ड्यूरेबिलिटी। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट कौन कौन से फैक्टर है, तो फिजिकल फैक्टर हो गए और एक केमिकल फैक्टर हो गए, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में एक तो टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, फ्रीजिंग एंड थॉइंग और आइस मेल्टिंग, ठीक है। ये तो क्या हो गया, फिजिकल फैक्टर हो गए कंक्रीट के, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के। और फिर केमिकल फैक्टर में कैसा हो गया, सल्फेट अटैक, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, क्लोराइड आयन अटैक एंड कोरोजन, कार्बोनेशन और एसिड अटैक, ठीक है। ये हो गया इसके केमिकल फैक्टर, ठीक है, जो किस पर ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। अब अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ वाटर सैचुरेटेड मटेरियल, ठीक है, कोई भी एक वाटर सैचुरेटेड मटेरियल है, उसकी एबिलिटी क्या, कौन सी एबिलिटी, टू रेजिस्ट रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थोइंग, ठीक है, विदाउट कंसिडरेबल डिक्रीज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ और विजिबल साइन ऑफ फेलियर इज नोन एज फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, कोई भी एक वाटर सैचुरेटेड मटेरियल हो, ठीक है, उसका रिपीटेड फ्रीजिंग और थोइंग को अगर वो रेजिस्ट करे, ठीक है, और रजिस्ट ऐसे करे कि उसके अंदर कोई भी डिक्रीज नहीं हो किसका, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का, या फिर उसमें कोई भी एक विजिबल फेलियर साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है, कंक्रीट में, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। द फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब मेनली फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल पर, ठीक है, एंड इट्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन, किस डिग्री से वो सैचुरेटेड है मटेरियल, ठीक है, विद वाटर, ठीक है। इन जनरल द डेंस मटेरियल्स आर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, जितने भी डेंसेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारे के क्या होते हैं, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब अपने पास आता है द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट की बात करें तो वो कितने वेरियस एस्पेक्ट्स पे अपन क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एग्रीगेट का शेप हो गया, ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था एग्रीगेट का शेप अगर राउंड है, राउंड एग्रीगेट्स आर मोर वर्केबल देन द एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है, ये बताया था मैंने। एंगुलर एग्रीगेट रिजल्ट इन हायर स्ट्रेंथ एज रिजल्ट इन इंटरलॉकिंग, ठीक है। एंगुलर एग्रीगेट्स के अंदर क्या होता है, पर इंटरलॉकिंग के कारण उसमें क्या हो जाता है, हाई स्ट्रेंथ बन जाएगा, ठीक है, और हाई बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। और अगर फ्लैट और एलोंगेटेड एग्रीगेट है वो किस में करते हैं, लो
स्ट्रेंथ में रिजल्ट करते हैं एग्रीगेट के, ठीक है। अब देखो एग्रीगेट ग्रेडिंग कैसे इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ के ऊपर एग्रीगेट की, ठीक है। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट रिजल्ट इन द मिनिमम वॉइड्स विच रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट, मैंने बताया था, ठीक है। लेस सीमेंट पेस्ट रिजल्ट इन लेस ड्राइंग श्रिंकेज एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोड्यूस, ठीक है, विच इज मोर ड्यूरेबल, ठीक है। surface area of aggregate, surface area, higher the surface area, more the amount of cement paste required for रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, ठीक है। देखो जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा अमाउंट किसका लगेगा, सीमेंट पेस्ट का लगेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्केबिलिटी के लिए ज़्यादा सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसलिए इसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी ज़्यादा सरफेस एरिया के कारण, ठीक है। surface area is more for angular aggregate than rounded aggregate, ठीक है। higher surface area will result in higher bond characteristics, ठीक है। जितना ज़्यादा surface area होगा उतना bond characteristic में रिजल्ट करेगा, ठीक है। और फिर अपने पास है स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वी नीड हाई स्ट्रेंथ एग्रीगेट, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट प्रिपेयर करनी है तो अपने पास हाई स्ट्रेंथ के क्या होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू ऑलवेज, ठीक है। और इसका उल्टा हमेशा ट्रू नहीं होगा, क्यों, वी मस्ट नीड प्रॉपर मिक्स डिजाइन टू इंश्योर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है, ठीक है। अपने पास एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए किसका, कंक्रीट डिज़ाइन का, उसके कारण अपन क्या कर सकते हैं, कंक्रीट में स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, हायर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट हैंस स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, ठीक है। ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। आप अपने पास आता है टाइप्स ऑफ फोम वर्क और उनका मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम स्ट्राइकिंग ऑफ द फोम वर्क। ये भी एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ये अपन को याद होनी चाहिए। ये मेरे से PDF ले लेना, उसमें सारी टेबल्स आएंगे, सारी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। जैसे वर्टिकल फ्रेमवर्क ऑफ कॉलम एंड बीम्स, इसको कितने टाइम में हटा देते हैं, जैसे 16 to 24 आवर्स, ठीक है। सॉफ्ट फ्रेमवर्क ऑफ स्लैब्स, ठीक है। सॉफ्ट फ्रेमवर्क ऑफ स्लैब इसको 3 days, सॉफ्ट फ्रेमवर्क ऑफ बीम इसको कितने टाइम में लगता है, 7 days, ठीक है। अप्रॉक्स ऑफ स्लैब, ठीक है, स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, इसको 7 days में रिमूव कर देते हैं, ठीक है। स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर इसको 14 days में, ठीक है। अप्रॉक्स ऑफ बीम एंड आर्चेस, ठीक है, बीम और आर्चेस के लिए इसमें स्पैन ले लेंगे 6 मीटर, ठीक है, अप टू 6 मीटर और अबाउ 6 मीटर, इसके लिए हो गया 14 days और एक 21 days। अब इसको देखो याद करना है तो इसका एक तरीका देखो, पहला तो देखो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ वर्टिकल फॉर्मवर्क फॉर कॉलम वॉल्स और बीम, इसके लिए तो 60 से 24 आवर्स तो है ही, ठीक है। अब देखो इसको टेबल को ऐसे याद रखना, ये वाला सीक्वेंस वाइज याद रख लेना, और ये देखो डेज कैसे याद रखना, 3 7 7 14 14 20, देखो 3 के बाद 7, 7 के बाद फिर से 7, फिर 14, फिर से 14, फिर 21, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा ये, ठीक है। अब अपने पास आता है एडमिक्सचर्स और उनके डिफरेंट यूजेस विद एग्जांपल, ठीक है। एडमिक्सचर जैसे प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं, प्लास्टिसाइजर्स क्या है, प्लास्टिसाइजर्स रिड्यूसेस वाटर कंटेंट, इंप्रूव वर्केबिलिटी फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं, वाटर की क्वांटिटी को किसी भी कंक्रीट में यूज होने के लिए कम लगता है अगर प्लास्टिसाइजर्स का अपन यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है लिग्नोसल्फेट एसिड, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, पॉलीग्लाइकॉल एस्टर, ठीक है। अब सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं, ये वर्केबिलिटी को ग्रेटली एनहांस कर देते हैं, मतलब प्लास्टिसाइजर से भी सुपीरियर होता है, ठीक है। ये जैसे इसका एग्जांपल हो गया सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनेट, ठीक है। और फिर एयर एंटरटेनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंप्रूव द रेजिस्टेंस, अभी मैंने बताया था, एंड डैमेज फ्रॉम द फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ठीक है। वुड रेजिन हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ठीक है। एक्सीलरेटर्स कौन से होते हैं, एक्सीलरेटर्स क्या करते हैं, रैपिड सेटिंग एंड हाई अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड और सिलिकेट, ठीक है। रिटार्डर्स क्या करते हैं, लॉन्ग सेटिंग टाइम एंड स्लोअर इनिशियल स्ट्रेंथ गेन, ठीक है। इसके लिए कैल्शियम सल्फेट और शुगर सेल्यूलोज, ठीक है। ये सारे याद कर लेना, ठीक है। देखो अब अपने पास अगर रेशियो निकालना है, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन निकालना है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, देखो एज पर फाइनेस मॉडुलस मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन का फाइनेस मॉडुलस का जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट इज गिवन बाय, ये एक फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या है फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और वाई क्या है फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, जेड क्या है कंबाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस। इसके कारण अपन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं किसके अंदर, फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट, देखो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के, ठीक है। अब देखो इसमें प्रोपोर्शन पूछा कि इसका फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट का, तो यहाँ पे फॉर्मूले में ऊपर देखो क्या आएगा, जो फाइन एग्रीगेट है वो तो नीचे आएगा और कोर्स एग्रीगेट वो ऊपर आएगा, जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। और कंबाइन एग्रीगेट में से माइनस कर देंगे, जो वैल्यूज गिवन होगी वो अपने आप ही अपने पास कोर्स एग्रीगेट की ज़्यादा होगी, इसकी कम, इसकी इंटरमीडिएट होगी, इसकी कम होगी, तो अपने आप ही अपने पता चल जाएगा जैसे वैल्यू से कैसे पुट कर दी, ठीक है। अब स्क्रीडिंग, अब देखो कंक्रीट के कुछ मेथड्स होते हैं कंक्रीट सरफेस के, जैसे स्क्रीडिंग हो गया। स्क्रीडिंग क्या करता है, ये रिमूव करता है हम्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस, ठीक है। जितना भी हम्स एंड हॉलोज होते हैं यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस को, उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्रीडिंग करते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्लोटिंग से याद रखना कि ये वुडन फ्लोट से होता है, किससे होता है, वुडन फ्लोट से होता है, वुडन फ्लोट से करते हैं, ठीक है। अब ये किस लिए करते हैं, it is removal of irregularities on the surface of the concrete which are left after स्क्रीडिंग के बाद जितनी भी irregularities बचती हैं उसको किससे रिमूव करते हैं, फ्लोटिंग से रिमूव करते हैं, ठीक है। ये इसमें कौन सा फ्लोट यूज में होता है, वुडन फ्लोट काम में आता है, ठीक है। अब देखो ये वुडन फ्लोट आ गया। अब देखो ड्रॉपलिंग क्या होता है, ड्रॉपलिंग में क्या होता है, फाइनल ऑपरेशन ऑफ द फिनिश टू बी डन आफ्टर ऑल एक्सेस वाटर हैज इवेपोरेटेड बाय स्टील फ्लोट, याद रखना ये स्टील फ्लोट से करते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड
वेरी स्मूथ फिनिश, ठीक है। ये हो गया ट्रॉवलिंग हो गया, ठीक है। और ट्रॉवलिंग के बाद लास्ट का ऑपरेशन प्लस फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग एंड स्मूथिंग द टॉप सर्फेस ऑफ द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट टू अचीव द डिजायर अपीयरेंस, ठीक है। तो डिजायर अपीयरेंस लाने के लिए अपने स्मूथिंग मतलब टॉप सर्फेस को बिल्कुल लेवल और स्मूथ करने के लिए अपन लास्ट में फिनिशिंग कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट तो तुम्हें पता होगा क्या करते हैं इसके अंदर, वैसे तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। स्लम्प टेस्ट यूज कहाँ पे होता है? इन सिटू डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किबिलिटी के लिए अपन क्या करते हैं? स्लम्प टेस्ट यूज करते हैं। डायमेंशन, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, डायमेंशन पूछ लेते हैं हमेशा एग्जाम में। जैसे डायमेंशन ऑफ द मोल्ड बॉटम डायमीटर कितना हो गया बॉटम का? 200 mm, टॉप डायमीटर कितना हो गया? 100 mm, और हाइट कितनी होगी इसकी? 300 mm, ठीक है। अब देखो स्टील टैंपिंग रॉड होती है, उसका डायमीटर कितना होता है? 16 mm का। कितने mm लॉन्ग होती है? 0.6 मीटर यानी 60 सेंटीमीटर, ठीक है, विद अ बुलेट एंड, ठीक है। अब देखो द मोल्ड इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल रिजिड एंड नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल रिजिड और नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस पे इसको मोल्ड को अपन रख देंगे, ठीक है। इट इज फिल्ड इन 4 लेयर, 4 लेयर में उसको फिल करते हैं। ईच लेयर अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द मोल्ड, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द मोल्ड होती है एक लेयर की थिकनेस, ठीक है। ईच लेयर इज टेम्पर्ड 25 टाइम्स टेम्पर्ड करते हैं उसको रॉड इवनली, ठीक है। आफ्टर द टॉप लेयर हैव बीन रॉडेड द कंक्रीट इज स्ट्रक ऑफ लेवल विद द ट्रॉवर एंड टैम्पिंग रॉड, ठीक है। जैसे ये अपने पास एक मोल्ड है, जैसे ये अपने पास ये कंक्रीट ऊपर तक फिल टेम्पर्ड हो जाता है, इसको ऊपर को इसको स्ट्राइक कर देते हैं, किससे? इसको हटा देते हैं इस वाले पार्ट को, मतलब इसको प्लेन कर देते हैं ऊपर टॉप सरफेस को। किसकी मदद से? ट्रॉवल और टैम्पिंग रॉड की मदद से, ठीक है। द मोल्ड इज रिमूव इमीडिएटली बाय लिफ्टिंग इट वर्टिकली केयरफुली। और जैसे ये मोल्ड भरने के बाद प्रॉपर्ली टेम्पर्ड हो जाता है 4 लेयर में 25 नंबर ऑफ टाइम्स टैम्पिंग के थ्रू, तो इसको वर्टिकली मोल्ड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। द कंक्रीट विल देन सबसाइड एंड दिस सब्सिडेंस इज रिफर्ड एज स्लम्प ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब जो कंक्रीट है जो वो क्या कर जाएगा? सबसाइड कर जाएगा। सबसाइड मतलब फॉल कर जाएगा कुछ हाइट तक, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडेंस, उसको बोलेंगे स्लम्प ऑफ कंक्रीट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द मोल्ड एंड द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द सब्सिडेंस कंक्रीट इज इन mm इज टेकन एज स्लम्प ऑफ द कंक्रीट। अब देखो इसको ऐसे समझना है, ये तो मोल्ड हो गया, इसका टॉप डायमीटर हो गया, ये बॉटम डायमीटर हो गया, ठीक है। ये ऊपर दो पकड़ने के लिए होता है, इनसे अपन वर्टिकली इसको रिमूव कर देते हैं मोल्ड, ठीक है। टॉप डायमीटर 100 mm, बॉटम डायमीटर 200, ठीक है, और हाइट कितनी हो गई? 300 mm, ठीक है। अब देखो ये इसे कॉलेप्सिबल, देखो ये कितना वो होता है, जैसे देखो इसका ये टॉप वाला हो गया और ये कितनी हाइट तक ये ड्रॉप करके इसको mm में मेजर करेंगे, इसको बोलेंगे स्लम्प ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब देखो स्लम्प ऑफ कंक्रीट भी 3 तरीके का होता है। एक तो ट्रू स्लम्प कुछ ऐसा शेप दिखेगा अपने को, और शेयर स्लम्प मतलब उसमें ऐसा शेप होगा, और कॉलेप्सिबल स्लम्प मतलब थोड़ा सा फ्लैट सा लगेगा और पूरा सरफेस ग्राउंड के साथ ऐसा ऐसा दिखेगा कुछ। तो ये फिजिकली क्वेश्चन आ जाता है डायग्राम के थ्रू कि आइडेंटिफाई द स्लम्प, ठीक है। ये हो गया अपने पास स्लम्प टेस्ट, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ क्यूरिंग और सूटेबिलिटी। देखो अपने क्यूरिंग पढ़ लिया, क्यूरिंग क्या करता है? हार्ड एंड कंक्रीट पर जो वाटर लॉस हुआ था उसको वाटर लॉस को कंप्लीट करने के लिए अपन वाटर का एप्लीकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं क्यूरिंग, ठीक है। अब देखो डिफरेंट मेथड कैसे होते हैं। शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क, ठीक है, शेडिंग कर देते हैं कंक्रीट वर्क का कैसे? फॉर लार्ज कंक्रीट सर्फेस सच एज रोड स्लैपिंग, उसका अपन शेडिंग कर देते हैं, ठीक है। स्टैग्नेटिंग वाटर, ठीक है, या फिर वाटर को स्टैग्नेटिंग कर देते हैं, मतलब ये कुछ स्ट्रक्चर बना करके उसमें पानी इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। स्टैग्नेट मतलब एक जगह रोक देते हैं, ठीक है। गनी बैग्स, कुछ बोरी जो देखा होगा वो गनी बैग्स फॉर कंक्रीट, फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट गनी बैग्स को गीला करके उनको डाल देते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर को स्प्रिंकल करके फॉर वर्टिकल सर्फेसेस के लिए। मेम्ब्रेन क्यूरिंग क्या होती है? एट प्लेसेस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मेम्ब्रेन क्यूरिंग वहाँ करता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है। स्टीम क्यूरिंग कहाँ पे करते हैं? फॉर प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर, जितने भी प्रीकास्ट कंक्रीट वर्क होता है उसमें अपन स्टीम क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो एक कंक्रीट की एज के साथ स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव होती है, वो अपने पास एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन की है। जैसे 1 डे स्ट्रेंथ कितनी होती है टोटल? 28 डेज में जो 99% स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे पहले दिन में कितनी आएगी? 99% की 16%, ठीक है। ये फिर तीसरे दिन में 40%, 7 डेज में 65%, 14 डेज में 90%, ठीक है, 28 डेज में 99%। जैसे एक क्वेश्चन अपने पास पूछा गया कि 7 डे की स्ट्रेंथ कितनी होगी 28 डे की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 7 डे की स्ट्रेंथ होती है वो 2/3 ऑफ 28 डे के बराबर होती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो कंक्रीट के टाइप्स, जैसे हैवी वेट कंक्रीट हो गया, एक लाइट वेट कंक्रीट हो गया, तो ये मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अपन को पता होनी चाहिए। हैवी वेट कंक्रीट क्या होता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग स्पेशल वेट एग्रीगेट, ठीक है, सच एज बैराइट्स और मैग्नेटाइट्स, ठीक है, ठीक है। बैराइट्स और मैग्नेटाइट्स के थ्रू हेल्प से बनाई जाती है। हैवी वेट कंक्रीट की डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 2600 से 3900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। दिस कंक्रीट आर सुटेबल फॉर ग्रेविटी डैम्स, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्पेशल एटॉमिक पावर प्लांट्स वेसल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो लाइट वेट कंक्रीट इज मैन्युफैक्चर बाय 3 मीन्स, इसको 3 तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट सच एज फ्यूमिक सॉडस्ट, ठीक है।
ओमिटिंग यूज ऑफ फाइन्स, ठीक है, यूजिंग एयर एंट्रेंट एजेंट्स, ठीक है, एयर एंट्रेंट एजेंट के यूज से भी बन सकती है, ठीक है। ये 3 मेथड हो गए इसके मैनुफैक्चरिंग का। डेंसिटी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट वेरीज फ्रॉम 300 से 1850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, और इसकी कितनी थी 2600 से 3900 kg पर मीटर क्यूब, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ नॉर्मल प्लेन कंक्रीट कहाँ, नॉर्मल प्लेन कंक्रीट की भी अपन को याद होनी चाहिए और आरसीसी की भी याद होनी चाहिए। नॉर्मल प्लेन कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है 2400 kg पर मीटर क्यूब, और रेनफोर्स कंक्रीट की होती है डेंसिटी 2500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक तो रेडी मिक्स प्लांट होता है, एक तो कंक्रीट कैसे कैसे प्रिपेयर होती है, एक तो रेडी मिक्स प्लांट में भी प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है, और कहाँ पे और कैसे बनती है, कंक्रीट पैचिंग प्लांट में भी बनती है, ठीक है। जैसे देखो रेडी मिक्स प्लांट क्या होता है, इफ़ कंक्रीट प्रोड्यूस्ड एट अ लोकेशन अदर दैन द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, अगर कंक्रीट अदर दैन द कंस्ट्रक्शन साइट अगर मैन्युफैक्चर हो रही है यानी कि बनाई जा रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे रेडी मिक्स कंक्रीट बोलेंगे, ठीक है। द रेडी मिक्स कंक्रीट प्रोड्यूस फ्रॉम अ बैचिंग प्लांट यूजुअली ऑफ हाई कैपेसिटी एंड गुड कंट्रोल ओवर द प्रोसेस, ठीक है। अब जो भी रेडी मिक्स कंक्रीट बनती है उसके अंदर क्या होता है, हाई कैपेसिटी होती है और गुड कंट्रोल ओवर द प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके कारण वो सुपीरियर होती है, ठीक है। द कंक्रीट फ्रॉम द प्लांट इज डंप इनटू अ ट्रांजिट मिक्सचर, इसको कौन कैरी करता है, ट्रांजिट मिक्सचर फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द कंस्ट्रक्शन साइट, इसके थ्रू लेके आते हैं अपन ट्रांजिट मिक्सचर्स के थ्रू, ठीक है। अब देखो कंक्रीट पैचिंग प्लांट, ठीक है, कंक्रीट कैन बी प्रोड्यूस ऑन साइट, अब जो ऑन साइट कंक्रीट का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं कंक्रीट पैचिंग प्लांट के थ्रू करते हैं, ठीक है, यूजिंग अ बैचिंग प्लांट ऑफ स्मॉलर कैपेसिटी एंड डायरेक्टली यूज, ठीक है, दिस आर यूज फॉर स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए इनको अपन यूज में लेते हैं। जैसे रेडी मिक्स प्लांट इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। अब देखो रेडी मिक्स प्लांट कितने तरीके का होता है, एक तो ट्रांजिट मिक्सचर्स के थ्रू करते हैं, तो उसमें भी 3 तरीके के प्लांट होते हैं रेडी मिक्स प्लांट से, ट्रांजिट मिक्स मेथड, श्रिंक मिक्स मेथड, सेंट्रल मिक्स मेथड, ये इतना याद नहीं रखना है अपने को, बस पता होना चाहिए। इन ट्रांजिट मिक्स कंक्रीट में क्या होता है, द मिक्सिंग इज डन वाइल चार्जिंग द ट्रक मिक्सड एंड देन ड्रम इज रिवॉल्व, ठीक है, एट नॉर्मल रेट वाइल गोइंग टू द साइट, ठीक है। जैसे जैसे साइट पे पहुंचते हैं इसमें कंक्रीट को चार्ज कर देते हैं और उसी में वो मिक्स होता रहता है नॉर्मल रेट पे रोटेट होते होते हैं ड्रम, ठीक है। और श्रिंक मिक्स कंक्रीट में क्या होता है, मिक्सिंग इज पार्शियली डन एट प्लांट एंड पार्शियली एट साइट, ठीक है। पार्शियली कहाँ पे करते हैं साइट पर, पार्शियली कहाँ पे कर देते हैं प्लांट पे, ठीक है। इन सेंट्रल मिक्स प्लांट में क्या होता है, मिक्सिंग इज कम्प्लीटली डन एट प्लांट, ठीक है। सेंट्रल मिक्स प्लांट में क्या होता है, मिक्सिंग इज कम्प्लीटली डन एट प्लांट, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ वर्क है और उसके कंक्रीट मिक्स का रेशियो है, ठीक है, ये याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिटेनिंग स्ट्रक्चर और रेनफोर्स कंक्रीट वर्क के लिए कितना होना चाहिए रेशियो, 1:1.5:3, ठीक है। और स्मॉल प्रीकास्ट वर्क के लिए, पोल्स गार्डन फर्नीचर के लिए 1:2:2, स्टोरेज टैंक और सीवर के लिए 1:2:3, बिल्डिंग बेसमेंट वॉल सॉइल सेल्स डैम पियर्स के लिए 1:2:4, कल्वर्ट कंपाउंड वॉल्स के लिए 1:3:5, ठीक है। अब देखो स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन आते हैं। सबसे पहले तो बैचिंग करते हैं, बैचिंग में क्या होता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन करते हैं, प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं वेट के अकॉर्डिंग, किसको, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को, ठीक है, इसको वेट के अकॉर्डिंग मिक्स करते हैं, इसको बोलते हैं बैचिंग, ठीक है। फिर उसका क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करने के बाद उसको प्लेस कर देते हैं, प्लेस के बाद उसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्पैक्टिंग के बाद स्टेप हो गया क्यूरिंग के बाद क्या हो जाएगा, उसको फिनिश दे देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया। हाँ, वाइट कंक्रीट क्या होता है, वाइट कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वाइट सीमेंट से जो कंक्रीट बनती है उसको क्या बोलेंगे अपन, वाइट कंक्रीट। देखो समटाइम्स कई बार क्या होता है अपन मेटाकॉलिन भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कंक्रीट के अंदर, जिसके कारण क्या हो जाता है वो वाइट बन जाती है। मेटाकॉलिन भी क्या है, एक पॉजोलोन है, ठीक है, वो क्या होता है वाइट इन कलर होता है, देखो, ठीक है। अब देखो फ्लाई ऐश क्या है, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग कोल इन थर्मल पावर स्टेशन में जब कोल को बंद कर देते हैं बाई प्रोडक्ट जो बनता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लाई ऐश बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ रिएक्टिव सिलिका, इसमें क्या होता है, रिएक्टिव सिलिका होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोजोलोनिक एक्टिविटी, ठीक है। फ्लाई ऐश में, ठीक है, फ्लाई ऐश समझो पोजोलोनिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फ्लाई ऐश इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास कौन सा है, एक ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। अब देखो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट समझने में बहुत सही है, ठीक है। यदि कितने तरीके का होता है, वेल ग्रेडेड होता है, पुअर ग्रेडेड होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है, अरेंजिंग फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल एज टू हैव मिनिमम ऑफ एयर बॉयज, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग एग्रीगेट्स, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट कहते हैं 3 तरीके की होती है, ठीक है, इसके बारे में भी बताता हूँ। देखो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या होता है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स में होता है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स नाम से पता चलता है प्रॉपर्ली एग्रीगेट हो, यानी उसमें डिफरेंट साइजेस के जो एग्रीगेट्स हैं वो क्या हो, प्रॉपर प्रोपोर्शन में। देखो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट हैज़ अ ग्रेडेशन ऑफ पार्टिकल साइज दैट हैज़ फेयरली इवन साइज फ्रॉम द फाइनेस्ट टू द कोरेस्ट, मतलब फाइन से लेके कोर्स एग्रीगेट तक के पार्टिकल उसमें प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एज शेप
इन अ ग्रेडेशन कर्व, ठीक है। एस शेप में उसको कैरेक्टराइज करते हैं। एस शेप कैसा होता है? एस शेप ऐसा होता है, देखो ये वाला वेल ग्रेडेड के लिए एस शेप हो गया, ठीक है। अब देखो पुअरली ग्रेडेड क्या हो गया? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल वेरिएशन इन साइज। उसमें से साइज में क्या स्मॉल वेरिएशंस होते हैं। इट कंटेन्स एग्रीगेट पार्टिकल दैट आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज। सेम साइज के पार्टिकल होते हैं। दिस लिव लार्ज वॉइड्स इन द कंक्रीट वैन पैक, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? लार्ज वॉइड प्रोड्यूस हो जाता है कंक्रीट के अंदर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट और कंटिन्यूसली एग्रीगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टीप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। स्टीप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसका बनता है, ठीक है। अब देखो गैप ग्रेडेड, इसको और क्या बोलते हैं? पुअरली ग्रेडेड को क्या बोलते हैं अपन? और दूसरा नाम क्या है इसका? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ग्रेडेड, ठीक है। अब अपने पास आता है गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड के अंदर क्या होता है? अपन ने पता है कि वेल ग्रेडेड में एक पर्टिकुलर रेंज होती है फाइन से कोर्स तक की, ठीक है। अब गैप ग्रेडेड में क्या होगा? एक पर्टिकुलर रेंज मिसिंग होती है, उसको बोलेंगे गैप ग्रेडेड, ठीक है। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ द एग्रीगेट पार्टिकल इन विच सम इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज इज मिसिंग, ठीक है। कुछ इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज क्या होगा? उसमें से मिस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं गैप ग्रेडेड। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेडेशन कर्व विद अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें क्या होता है? ग्रेडेशन कर्व में स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन उसको डिनोट करती है गैप ग्रेडेड को, बिटवीन टू डिफरेंट साइजेस। जैसे देखो ये रहा, क्या है? देखो ये तो परसेंटेज फाइनल इसमें वाई एक्सिस पे और पार्टिकल साइज किस पे है? एक्स एक्सिस पे पार्टिकल साइज है, ठीक है। अब देखो ये एस कर्व है। एस कर्व यानी जैसे इंक्रीज कर रहा है पार्टिकल साइज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और परसेंट फाइनल भी इंक्रीज हो रहा है, यानी वेल ग्रेडेड है। और एस कर्व डिनोट करता है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब एक देखो स्ट्रेट लाइन है। एक पार्टिकल साइज मतलब एक पार्टिकल साइज होगा, उसके लिए क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इसमें क्या हो गया? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। और देखो ये गैप ग्रेडेड में एक ये बीच में हॉरिजॉन्टल पार्ट बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट यानी इतना क्या है? इतने साइज़ के पार्टिकल बीच में गायब हैं, जैसे 40 से 60 से 80 के बीच के जो पार्टिकल थे वो गायब हैं, ठीक है। ऐसे मतलब परसेंट फाइनल जो है 40 to 60% फाइनल हो गई, उसके बीच में से गायब, ठीक है। ये 3 तरीके के एग्रीगेट्स हो गए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड। थैंक यू गाइस। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कुछ गलतियाँ हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, और प्लीज़ इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना। थैंक यू।